जो ये वीडियो होने वाली है ये लॉ एंड मीडिया जो हमारा BLLB का सब्जेक्ट है थर्ड सेम का, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। तो जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, व्हाई डू सोसाइटी नीड्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कि इस क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो क्या है और सोसाइटी को उसकी नीड क्यों है। तो आंसर है इसका, पहले डिफ़ाइन किया गया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, जिसमें बताया गया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ अ प्रिंसिपल दैट सपोर्ट्स द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल और अ कम्युनिटी टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड आइडियाज़ विदाउट फियर ऑफ रिटेलिएशन, सेंसरशिप और लीगल सेक्शन। कि इसमें बताया गया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जो भी यहाँ के व्यक्ति हैं, जो भी हमारे देश के व्यक्ति हैं, वो आपस में अपने जो आइडियाज़ हैं, जो भी थॉट्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक दूसरे के सामने ला सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं बिना किसी भी डर के। और द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए ह्यूमन राइट इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसका नाम है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसमें बताया गया है, जो कि बताती है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसे ये रिकॉग्नाइज करती है और कहीं ना कहीं सही बताती है कि हर व्यक्ति को क्या होना चाहिए, एक उनका ह्यूमन राइट है, एक मानव अधिकार है कि उन्हें क्या मिलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। और जो आर्टिकल 91A है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कहीं ना कहीं वो भी हमें ये राइट देता है कि हम अपने जो भाव हैं, अपने जो आइडियाज़ एंड थॉट्स हैं, उनको फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं एक दूसरे के सामने बिना किसी डर के। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मदर ऑफ ऑल लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता, बिना किसी भी डर, बिना किसी भी रुकावट के आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो उस फ्रीडम में, उस लिबर्टी में हमें क्या दिया गया है, उसमें बताया गया है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, वो जितनी भी लिबर्टीज़ हैं उन सब की माता हैं, या मतलब कहीं ना कहीं उन सबसे ज़्यादा ऊपर है। एक रामलीला मैदान इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं पहली कंडीशन है लिबर्टी की। अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिलेगा। और ये ही जितनी भी लिबर्टी है, जितनी भी स्वतंत्रता है या फिर स्वतंत्रता के प्रकार हैं, उन सब की क्या है, माता है, मदर है। और ये क्या फॉर्मुलेट करती है, क्या बनाती है, अगर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलता है कि हम अपने आइडिया थॉट्स एक दूसरे के सामने बिना किसी डर के रख सकते हैं, तो ये हमारा एक पब्लिक ओपिनियन दिखाता है जो कि किन किन मुद्दों से रिलेटेड हो सकता है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मैटर से रिलेटेड हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये एक बेसिक ह्यूमन राइट भी है कि अगर मानव अधिकारों की बात करें तो हर मनुष्य को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने जितने भी भाव है, जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी आइडियाज़ हैं, वो एक दूसरे के सामने फ्रीली रख सके। और जो हमारा रामलीला मैदान इंसिडेंट था, उसमें ये भी हेल्ड किया गया कि जो बिलीव, थॉट, एक्सप्रेशन आर 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल और कैन नॉट बी सेपरेटेड। कि मतलब बताया गया है एक लिबर्टी का या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक ट्रायंगल है जिसके 3 एंगल कौन कौन से है। बिलीव, कि हम एक दूसरे पे बिलीव करेंगे। थॉट, कि मतलब भाई हम हमारे क्या विचार है वो एक दूसरे के सामने रखेंगे। हमारे एक्सप्रेशन, कि मतलब जो भी आइडियाज़ हैं उन्हें लिखित रूप से या फिर क्या बोलते हैं, पिक्चर के थ्रू या फिर भाव के थ्रू हम एक्सप्रेस करेंगे एक दूसरे के सामने। और ये जो तीनों एंगल है वो कभी भी क्या नहीं हो सकते, सेपरेट नहीं होंगे। और यही एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अगर बात करें वाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए क्यों, तो इसके ऊपर कुछ आर्गूमेंट्स हुई हैं जिसमें कि बताया गया है कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो किस लिए दिया गया है। पहला है जिसमें सर्च फॉर ट्रुथ,
मान लीजिए अगर कोई बोलेगा ही नहीं, कोई सही से अपने भाव या फिर अपने आइडियाज़ या थॉट है एक दूसरे के सामने रखेगा ही नहीं, तो क्या हमें जो सच्चाई है उसके बारे में पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे तो स्वतंत्रता ही नहीं है। इसलिए कहा गया है कि अगर हमें सच को ढूंढना है या फिर ट्रुथ को सर्च करना है तो हमें क्या चाहिए? फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन तो चाहिए ही चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल आइडिया दैट ओपिनियन ओपन डिस्कशन विद कंप्लीटिंग आर्गूमेंट्स एंड आइडियाज़ रिजल्ट इन डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। कि अगर हम बात करें कि अगर हम कोई भी डिस्कशन करते हैं और उस डिस्कशन में क्या रखेंगे, हम अपने जितने भी आइडियाज़ या थॉट्स हैं वो क्या करेंगे? एक दूसरे के आगे एक्सप्रेस करेंगे। तो इस सबसे क्या होगा? नए नए आइडियाज़ निकलेंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे और उन आर्ग्यूमेंट्स पे हम किस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे? हमें पता चलेगा एक ट्रुथ के बारे में, एक सच्चाई के बारे में। व्हेन ऑल द, फिर ये एग्जांपल लेते हैं कि जो भी ज्यूरी होती है वो क्या करती है? जितना भी पब्लिक ओपिनियन जो उनके सामने आता है उन सबको प्रेफर करती है और उसके बाद किसी ना किसी ट्रुथ पे पहुंचती है। कि मान लीजिए कोर्ट में एक केस चल रहा है, उसमें उसने देखा लोगों को बोलने का अधिकार दिया और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के राइट से उन्होंने क्या करे? अपने थॉट्स आइडियाज़ एक दूसरे के सामने रखे हैं और ज्यूरी को जो पब्लिक ओपिनियन सही रखा उससे वो किस पे पहुंची? एक ट्रुथ पे पहुंची। अगर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस हो जाता है ये। अगर इसकी बात करें तो उसमें बताया गया है, कोर्ट ने कहा है, नो जोग्राफिकल लिमिटेशन एंड इट कैरीज विद द राइट ऑफ सिटीजन्स टू गैदर इंफॉर्मेशन। कि मतलब अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन की बात करें तो जो जोग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है, कि मतलब इंसान को यही नहीं है कि अगर हम भारत में रह रहे हैं तो हमें भारत में हैं तभी हमें मिलेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर एक्सप्रेशन का राइट। ये कोई जोग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है कि मतलब कोई सीमित एरिया तक सीमित नहीं है कि आप यहाँ पे रह रहे हो तो ही मिलेगा, वहाँ पे गए तो नहीं मिलेगा, ये हर जगह मिलेगा। सेकंड आता है डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट। अगर हम बात करें, अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो राइट है अगर हमें मिलता है तो कहीं ना कहीं वो हमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में भी बताता है। द फ्री फ्लो ऑफ information and ideas informs political debates. It is a safety valve. People are more ready to accept a decision that go against them. कि अगर हमें पता चलेगा जो भी क्या बोलते हैं आइडियाज़ हैं, जो भी थॉट्स हैं, बिना किसी भी दिक्कत के हमें पता चलेंगे तो हम उससे किसी ना किसी राजनीतिक कंक्लूजन पे पहुँचेंगे और राजनीतिक बहसों में अपना मत दे सकेंगे। और कहीं ना कहीं ये एक फ्री डेमोक्रेसी के ऊपर भी बताता है, जिसमें कि किसी के ऊपर दबाव नहीं है, वो अच्छे से ही अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट यूज़ करते हुए अपने थॉट्स, आइडिया और जितने भी भाव है, जो भी वो लोग कहना चाहते हैं, उनका यूज़ कर सकता है। फिर इसी में एक केस आता है रमेश थप्पड़ वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास, जिसमें कि कहा गया है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ आइडियाज़। कि मतलब हम आइडियाज़ को एकत्रित करके उन्हें दिखा सकते हैं। फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन, और उन आइडियाज़ से हम क्या कर सकते हैं? उन्हें सर्कुलेट कर सकते हैं, एक दूसरे के पास पहुंचा सकते हैं, एक दूसरे के सामने व्यक्त कर सकते हैं। थर्ड आता है ऑटोनॉमी एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज डिजायरेबल एज एन एंड इन इटसेल्फ, नॉट बिकॉज इट असिस्ट्स इन ट्रुथ फाइंडिंग नॉर इन परसुइंग डेमोक्रेसी। कि अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर एक्सप्रेशन का राइट है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना कि इस पर्पज़ से कि हम उससे सच्चाई तक पहुंच सकते हैं या फिर वो डेमोक्रेसी का एक असेंशियल पार्ट है। इसके अलावा भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट सस्टेन द ऑटोनॉमी एंड सेल्फ फुलफिलमेंट ऑफ इंडिविजुअल। कि एक इंसान को ये राइट मिलना ही चाहिए, अगर उसके पास ये राइट नहीं मिलेगा तो जो बेसिक ह्यूमन राइट है उसका, जो बेसिक ह्यूमन नीड है, वो उसे मिलेगी ही नहीं। अगर सोसाइटी में किसी पर्सन को रहना है तो उसे अपने भाव व्यक्त करने पड़ते हैं, और वो कैसे करेगा? इस राइट के थ्रू ही करेगा। अब आता है इन एस रंगाराजन वर्सेस पी जगजीवन राम एंड अदर्स, ये केस है जिसमें कि आर्टिकल 91A और इसमें यह भी बताया गया कि जो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर एक्सप्रेशन हैं उसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे? बाय वर्ड्स से, माउथ से, राइटिंग से, प्रिंटिंग से, पिक्चर से।
हम इन्हीं सभी मैनर का यूज़ करते हुए अपने इस राइट का यूज़ करेंगे। अब तो बात हो गई फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो एक्सप्रेशन है हमें सही से समझ में आ गया। अब इसकी कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं। रिस्ट्रिक्शन मतलब कि अगर किसी पर्सन को राइट मिलता है तो कहीं ना कहीं उस राइट को रिगार्डिंग कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होती हैं, जिससे कि उसका जो राइट है वो काबू में रहे। मान लीजिए आपको बोलने का, हर जगह अपने आइडियाज़ का, थॉट्स का रखने का अधिकार मिल गया, तो आप अपने कोई गलत थॉट्स हैं या फिर कुछ भी गलत चीज़ है और उन रिस्ट्रिक्शन को लगाना भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्रीडम इज़ द कंडीशन ऑफ बीइंग दैट इज़ सेट ऑफ लिबर्टी। द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोट्स लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। कि अगर हम बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो भी कहीं ना कहीं लिबर्टी को क्या करता है, या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। आर्टिकल 19 इसका उदाहरण है। जैसे मैं कि बताया गया है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड एक्सप्रेशन है, उसका राइट है। कहीं पे भी असेंबली पीसफुली बनाने का हमें राइट है कि भाई कहीं पे भी हम एक समिति का गठन कर सकते हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं, कोई भी एसोसिएशन या यूनियन का निर्माण कर सकते हैं। किसी भी जगह जो कि भारत के अंदर आती है वहाँ पे शांति से फ्रीली घूम सकते हैं और बताता है कि जो इंडिया की टेरिटरी है उसमें कहीं पे भी हम रह सकते हैं सही से, और कहीं पे भी हम क्या कर सकते हैं, अपना जो प्रोफेशन है, जो भी व्यापार है, कुछ भी है ऑक्यूपेशन है, ट्रेड है, उन सबको प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रीली। ये हमारा राइट है। जो इसका सब क्लोज एफ है, 19 सब क्लोज एफ, वो मना कर दिया गया था, वो ओमिट कर दिया गया है क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग राइट था, जो कि बहुत ज़्यादा विवादों के बाद हटा दिया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी था। द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ ह्यूमन राइट। भाई जो हमारा राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फिर स्पीच का जो भी राइट है, आर्टिकल 19 का जो राइट है वो रिकॉग्नाइज़ किया गया है किसके द्वारा, ICCPR द्वारा। ICCPR क्या है? ICCPR एक इंटरनेशनल क्या है, संस्था है जो कि बताती है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इन दोनों के द्वारा क्या है, ये रिकॉग्नाइज है कि भाई आर्टिकल 19 जो है सही है, जो कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को बताता है। आगे बात करते हैं कि आर्टिकल 19 गोज ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दीज राइट्स कैरीज स्पेशल ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम किसी भी पर्सन को राइट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी कोई ड्यूटी होगी। जहाँ पे राइट है वहाँ पे ड्यूटी है। तो बताया गया है कि जो भी ये राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और ये फ्रीडम या फिर जो भी राइट है इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, और ये रिस्ट्रिक्शन कैसी होनी चाहिए, रीज़नेबल होनी चाहिए। तो मतलब आपको राइट दिया गया है लेकिन कहीं ना कहीं आप पे उन राइट को यूज़ करने के लिए रोक भी लगाई गई है, और वो रोक एक रीज़नेबल क्लासिफिकेशन के थ्रू ही लगाई गई है। Reasonable restriction on the freedom of speech and expression. The freedom guaranteed in Article 19 Clause A are not absolute and exhaustive. कि अगर हम बात करें तो आर्टिकल 90 क्लोज 1 में जो भी हमें राइट टू फ्रीडम दे रखा है स्पीच और एक्सप्रेशन का, वो कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है। कुछ चीज़ों को मानते हुए, कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको इस राइट का उपयोग करना है। जैसे कि इस आर्टिकल में जो 19 क्लोज 2 है, उस आर्टिकल में बताया गया है कि प्रिवेंट नथिंग इन सब क्लोज ए ऑफ क्लोज 1 shall affect the operation on existing law or prevent the state from making any law in so far imposing some reasonable restriction। कि मतलब स्टेट को ऐसा कोई भी लॉ बनाने के लिए मना नहीं किया जाएगा, जो कि किसके लिए बनाया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए। और कहीं ना कहीं जो भी लॉ बनाए जाएंगे वो कहीं ना कहीं रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रख के बनाए जाएंगे। अगर हम इसकी बात करें तो ये रिस्ट्रिक्शन होंगे कैसे करें। ये रिस्ट्रिक्शन में ध्यान दिया जाएगा कि भाई जो भी राइट यूज़ कर रहा है वो कोई ऑफेंस ना कर दे उस राइट से, किसी को डिफेम ना कर दे, डिफेमेशन ना कर दे,
हैं, जो भारत की, जो भी इंडिया की सोवर्निटी है, इंटीग्रिटी है, इंडिया की स्वतंत्रता, संप्रभुता है, उसको ठेस ना पहुंचा दे, पब्लिक ऑर्डर को ठेस ना पहुंचा दे, पब्लिक पीस को ठेस ना पहुंचाए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें इस राइट का उपयोग करना चाहिए। फिर बात करते हैं कि भाई इस रिस्ट्रिक्शन की हमें नीड क्यों पड़ी। तो भाई अगर हमें राइट मिल गया, उसके बाद जो भी रिस्ट्रिक्शन हम पे लगाई गई उसकी नीड क्यों पड़ी। मैन एज rational being desired to do many things but in civil society he desired to have control, regulated and reconciled with the exercise of similar desire। कि अगर हम सीधी सी बात करें, अगर हम किसी पर्सन को राइट दे देते हैं तो उसे सब कुछ करने का अधिकार भी है, बट एक सिविल सोसाइटी की बात करें जहाँ पे कि सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके जितने भी राइट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन्हें रेगुलेट करके भी रखना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने अधिकारों का गलत उपयोग भी कर सकता है। मान लीजिए आपको बोलने का अधिकार दिया गया है और आप उस बोलने का अधिकार से किसी को गलत बोल रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को भी अब्यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत है और एक ऑफेंस भी है। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। अब आगे देखते हैं। एवरी सिटीजन हैज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हाउएवर दैट राइट कैन नॉट बी एक्सप्लॉइटेड टू सेल प्रोडक्ट कमर्शियली बाय मेकिंग फॉल्स क्लेम। कि अगर एक पर्सन को, हम सिटीजन को राइट दे रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, तो कहीं ना कहीं उसे हम ट्रेड का भी राइट दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम ट्रेड करते हैं किसी कम्युनिटी में हैं, या फिर हम किसी भी कमर्शियली प्रोफेशन का यूज़ करते हैं, तो हमें उसमें बात करनी पड़ती है और फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपने थॉट व्यक्त करने पड़ते हैं जिसके हमें फ्रीडम है। तो उस फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप फॉल्स क्लेम करो, कि आप बता रहे हो कि भाई एक बाइक है हमारे पास, हम इस बाइक को बेचना चाहते हैं और ये बाइक जो है इसमें 1 लीटर में ये 40 किलोमीटर चलती है, लेकिन असलियत में वो 10 किलोमीटर ही चलती है, तो कहीं ना कहीं ये फ्रॉड हो गया। तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। अब आता है रिस्ट्रिक्शन के ग्राउंड क्या होंगे। तो रिस्ट्रिक्शन के कुछ ग्राउंड होंगे, उन बेसिस पे जो रोक है वो लगाई जाएगी। फर्स्ट है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, कि भाई किसी भी स्टेट के लिए उसकी खुद की सिक्योरिटी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर उस स्टेट में ही सिक्योरिटी नहीं होगी, उसकी कोई सिक्योरिटी करेगा ही नहीं, उसका जो पब्लिक पीस है, पब्लिक ऑर्डर है उसको अनदेखा करते हुए वहाँ पे वॉर क्रिएट करेगा या फिर अनलॉफुल असेंबली क्रिएट करेगा, दंगे फसाद करेगा, तो कहीं ना कहीं वो स्टेट की सिक्योरिटी पर बात आ जाएगी। तो स्टेट की सिक्योरिटी को ध्यान रखने के लिए ये रोक लगाई गई हैं कि अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का अपने थॉट्स सामने रखने हैं या फिर अपनी बात सामने रखनी है, तो आप ऐसे तरीके से उसका यूज़ करें जिससे कि जो पब्लिक पीस या फिर ट्रैंक्विलिटी है या फिर जो भी पब्लिक सेफ्टी है वो क्या ना हो, हार्म ना हो, जिससे कि कोई दंगे फसाद ना हो, कोई वॉर ना हो, कोई अनलॉफुल असेंबली क्रिएट ना हो, राइट ना हो, एफरे ना हो। सेकेंड आ जाता है फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, कि भाई जो हमारे बाहरी देश हैं, जो भी पड़ोसी देश हैं या फिर फॉरेन रिलेशन, जो कि हमने इतने बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बाद अपने अच्छे करे हैं, अनदर देशों के साथ भाई रिलेशन बनाना को बहुत ज़्यादा इजी नहीं हो जाता। कहीं ना कहीं एक स्टेट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने फॉरेन रिलेशन अच्छे से सुधार के रखने में, और आप उन सारी चीज़ों का क्या कर रहे हो, उसके ऊपर अपना जो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, उसका गलत यूज़ करते हुए उन सारी चीज़ों को ठेस पहुंचा रहे हो जो कि फॉरेन रिलेशन में हमारे साथ रहती हैं। तो इसलिए बताया गया है कि अगर जो भी हमारे फ्रेंडली रिलेशन है फॉरेन स्टेट के साथ हैं, उनके बारे में आप कुछ क्या लिखते हो, गलत लिखते हो या फिर मैलिशियस या कोई भी प्रोहिबिट जो मना किया गया है ऐसा कुछ लिखते हो, ऐसा कुछ छापते हो, तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा गलत हो जाएगा और ये आपका आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए का वायलेशन होगा। थर्ड आता है पब्लिक ऑर्डर, कि एक स्टेट है उसमें क्या होता है, लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने की जो ड्यूटी होती है वो हर सिटीज़न की होती है। इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं वहाँ की शांति का, वहाँ के पीस और ऑर्डर का ख्याल कौन रखेंगे, लॉ और ऑर्डर का ख्याल रखेंगे वही लोग। अगर आप अपना जो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उसे यूज़ करते हुए कोई भी लॉ को या फिर पब्लिक पीस को, ऑर्डर को क्या करते हो, ठेस पहुँचाते हो या फिर वायलेट करते हो किसी ना किसी लॉ को,
हैं, तो ये गलत हो जाएगा और इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं कि भाई जो स्टेट है उसके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहें। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि मान लीजिए आप एक स्टेट में रह रहे हैं और आपने कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी या फिर अपने कुछ ऐसे थॉट्स सामने रख दिए जिसमें कि क्या हो रहा है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी या पब्लिक पीस को हार्म हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो रही है और जिससे क्या है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम अपना ये राइट यूज़ कर रहे हैं तो पब्लिक ऑर्डर बिगड़े ना। It cannot be said the public have a fundamental right to assemble and holds traffic obstruction and risk to public life। कि भाई हमें पता है कि हमें फंडामेंटल राइट दे रखा है आर्टिकल 19 क्लोज 1 के तहत राइट टू फ्रीडम का है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना फ्रीडम राइट टू फ्रीडम को यूज़ करते हुए दूसरे का राइट टू फ्रीडम वायलेट कर दे या फिर उसे हार्म पहुंचा दे। मान लीजिए आपने अपना राइट तो यूज़ कर लिया कि भाई हमें बोलने का अधिकार है, हमें भाई अपने थॉट से एक्सप्रेस करने का अधिकार है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाएगा आप सामने वाले को गाली देने या फिर आप कुछ को गलत कह दें, तो कहीं ना कहीं वो उसका राइट वायलेट हो जाएगा ना, तो ये गलत है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिस्ट्रिक्शन बनाई जाती हैं। डिसेंसी और मोरालिटी, अगर हम बात करते हैं मोरालिटी एंड डिसेंसी का, तो इसका वाइड मीनिंग है कि भाई हमें नैतिकता या फिर कोई भी गलत चीज़ नहीं करनी चाहिए, नैतिकता को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें करनी चाहिए। अगर हम डिसेंसी और मोरालिटी को ठेस पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं आईपीसी, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता है उसमें आईपीसी का जो प्रीवियस सेक्शन हुआ करता था 292 से लेकर 294 में, वहाँ पे भी ये पनिशेबल है कि अगर आप अपना स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट यूज़ करते हैं तो उसकी रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए करें और जो कि किसी की डिसेंसी या फिर मोरालिटी के को ठेस ना पहुँचाए। कि मतलब डिसेंसी और मोरालिटी को ठेस कैसे पहुँचेगी, मान लीजिए किसी पर्सन ने ऑब्सीन बुक्स छापना चालू कर दिया, ऐसी बुक जो कि समाज में गलत है। जैसे कि एक बुक छापी गई थी लेडी चार्टरले लवर, ये जो बुक थी ये कहीं ना कहीं ऑब्सीन बुक थी, एक गलत बुक थी जो कि समाज पे बुरा प्रभाव कर रही थी, वहाँ के यूथ पे बुरा प्रभाव कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे मना कर दिया था कि भाई ये एक ऑब्सीन बुक है जो कि कहीं ना कहीं करप्ट कर रही है माइंड्स को, लोगों के दिमाग को करप्ट कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो हमें इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम मोरालिटी और डिसेंसी को बनाते हुए अपना राइट का यूज़ करें। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि भाई रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि अगर आप में कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है या फिर कोर्ट ने आपको कोई भी ऑर्डर दे रहे हैं, उसमें आप कोर्ट की इज्जत रखते हुए जो भी सवाल जवाब आपसे किए गए हैं, जो भी आपको अपने थॉट से आइडियाज़ रखने हैं, तो वो शांति से रखें। और कहीं ना कहीं ये कोर्ट के पास राइट भी है कि आपको वो पनिश कर सकता है अगर आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कहीं ना कहीं दो तरह का होता है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट मतलब मान लीजिए कोर्ट ने कोई डिक्री, ऑर्डर या फिर जजमेंट पास करी, आपने उसका पालन नहीं करा, तो कहीं ना कहीं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा सिविल मैटर्स में। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ये हो गया कि मान लीजिए आपने कोर्ट की ही इज्जत नहीं करी, कोर्ट को ही बुरा भला कह दिया, ऐसी चीज़ें कह दी जो कि कहना बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है, वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो गया। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, इन रिस्ट्रिक्शन का फॉलो करते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज़ करना चाहिए। फिर आता है डिफेमेशन। डिफेमेशन नॉर्मली हमने पता भी है, डिफेमेशन मतलब किसी की मानहानि कर देना, किसी के बारे में कुछ गलत लिख देना, किसी के बारे में कुछ गलत बोल देना, वो डिफेमेशन हो जाता है। विच इंजर्स अ मैन्स रेपुटेशन, कि एक समाज में अच्छा आदमी है जिसकी वेल रेपुटेशन है, वेल रेपुटेटेड है और आप उसके बारे में कुछ गलत कह देते हैं, ज़्यादा गलत लिखवा भी देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं, तो वो उसको डिफेमेशन हो जाएगा और इस चीज़ के लिए आप कहीं ना कहीं पनिशेबल भी होते हैं। तो आपको किसी का डिफेमेशन नहीं करना है अपने राइट से। ये एक ऑफेंस भी है आईपीसी में भी और एक सिविल ऑफेंस भी है ये। तो हम इन्हें सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने राइट को फॉलो करना। अब जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है इंसिमेंट टू एन ऑफेंस, कि मतलब अपना राइट को यूज़ करते हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई ऑफेंस कमिट कर दे। डिफेमेशन क्या है, एक ऑफेंस ही तो है
हैं, या फिर आप किसी के बारे में गलत कह देते हो, या फिर कुछ ऐसा बोल देते हो जिससे एक अनलॉफुल असेंबली क्रिएट हो जाती है, ऐसा कुछ कर देते हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ऑफेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। ऑफेंस का जनरली मीनिंग बताया गया है जनरल क्लॉजेस एक्ट में, जिसका मतलब है ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय लॉ, कि लॉ के द्वारा जो भी ऐसी भी कोई भी काम, ऐसा भी कोई भी एक्ट या फिर ओमिशन है जो कि पनिशेबल है, वो एक ऑफेंस है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको लॉ ऑर्डर मेंटेन करके अपने इस राइट का यूज़ करना है। सेडिशन आता है, सेडिशन नहीं फैलाना, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी या फिर पब्लिक पीस को हार्म नहीं करना। बार बार ये वही बात कहे जा रहा है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। और आर्टिकल 15A में भी हमारे राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन की रिस्ट्रिक्शन बताई गई है कि भाई हमें क्या नहीं करना, जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, आइडियल्स हैं या फिर नेशनल फ्लैग है, उनका सम्मान करते हुए अपने राइट को यूज़ करना है और इन्हें ठेस नहीं पहुंचानी। भारत की सोवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, भारत की समानता, संप्रभुता और स्वतंत्रता का ख्याल रखते हुए अपने राइट का फॉलो करना है। और भाईचारे की भावना फैलानी है लोगों के बीच, और अपने जो भी कल्चर है या फिर क्या बोलते हैं, जो भी हमारे भारतीय संस्कृति है उसके इंसल्ट नहीं करना, उसे सम्मानित करना है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, और उसके बाद पढ़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच की हमें नीड क्यों है, साथ में उसके रिस्ट्रिक्शन जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं पेपर के लिए, 20 मार्क्स में पूछ भी ली जाती हैं, तो उनको पढ़ा। आगे वाली वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।